Awareness and consciousness, what are they? Whose awareness, whose consciousness? कॉन्शियसनेस होती है किसी की हमेशा, कॉन्शियसनेस हमेशा किसी की होती है, वो हमेशा व्यक्तिगत होती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस के लिए आप ये सारे नाम दे सकते हैं, चेतना, बोध, पर उसके लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि जो भी नाम दिया जाए उसके आगे व्यक्तिगत जोड़ दिया जाए। व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत बोध। चूंकि वो व्यक्तिगत है इसीलिए उसका सीमित होना तय है। जो भी कुछ व्यक्तिगत होगा वो सीमित होगा। कॉन्शियसनेस चेतना आधारित होती है विचार पे। आप जो सोच रहे हो वही कॉन्शियसनेस है। आप समझ रहे हैं? जो एक सामान्य व्यक्ति के क्रियाकलाप हैं वही कॉन्शियसनेस है, और वही नहीं रहती तो आप कहते हो ये अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, तो आपने पूछा कि अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, हुज अवेयरनेस, हुज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में तो मामला साफ है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस के तल पे लोगों में अंतर भी है, क्योंकि विचार विचार में अंतर होता है, विचारणा की शक्ति में भी अंतर होता है। तो उस तल पर आप कह भी सकते हो कि हाँ लोग अलग अलग हैं। आप एक बार को ये दावा भी कर सकते हो कि आदमी और जानवर अलग अलग हैं, चलेगा। तो वैयक्तिक चेतना के जोन में ये सारी बातें चल जाती हैं, पर वो जो वैयक्तिक पर्सनल चेतना है वो अपने आप में ही बड़ी छोटी चीज़ है, वो अपने आप में ही बड़ी महत्वहीन चीज़ है। उस तल पर अगर लोगों में अंतर हैं भी तो उन अंतरों में कोई खास बात नहीं हुई। वो वैसे ही अंतर है कि जैसे किसी की ऊंचाई कम, किसी की ज़्यादा, किसी का रंग साफ, किसी का उतना साफ नहीं, वो उसी तरीके के अंतर है। तो इसीलिए जानने वालों ने कभी कॉन्शियसनेस को बहुत महत्व नहीं दिया, क्योंकि कॉन्शियसनेस को महत्व देने का अर्थ है अहंकार को महत्व देना, व्यक्तिगत सत्ता को महत्व देना। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कॉन्शियसनेस हमेशा किसी की होगी। आप कॉन्शियसनेस को महत्व दोगे माने उसको महत्व दे रहे हो जिसकी कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जैसे ही आपने किसी एक को महत्व दिया, आपने विभाजन को महत्व दे दिया। जैसे ही आपने विभाजन को महत्व दिया वैसे ही आपने दूरी को महत्व दे दिया, और सारा खेल एक हो जाने का है, तो आप दूरी को महत्व कैसे दे सकते हो? अवेयरनेस बिल्कुल दूसरी चीज़ है। अवेयरनेस किसी की नहीं होती। तो आप पूछ रहे हो कि हुज अवेयरनेस, हुज कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस किसी की नहीं होती। जब तक कोई है जो दावा करे मेरी अवेयरनेस, तो अवेयरनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस ठीक है। अभी आप सब बैठे हैं यहाँ पे, यू आर कॉन्शियस ऑफ ईच अदर्स प्रेजेंस, वो सब तक ठीक है। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस बिल्कुल दूसरी चीज़। अवेयरनेस किसी की नहीं होती। जब तक कोई है जो कह रहा है कि मैं जान रहा हूं, तब तक वो चैतन्य हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है, पर अभी वो लय नहीं हुआ है। अवेयरनेस किसी की नहीं होती। सर अवेयरनेस को क्या बोलेंगे? कुछ भी बोल सकते हो। अवेयरनेस को तुम समाधान बोल सकते हो, विलुप्तता बोल सकते हो, लयता बोल सकते हो। सब मतलब है, अवेयरनेस भी सब जगह है।
अवेयरनेस में सब कुछ नहीं होता। आप अवेयरनेस को यूनिवर्सल भी बोलोगे तो आपने उसको यूनिवर्स को असाइन कर दिया। तो अवेयरनेस को किसी की नहीं होती, वो उसके साथ आप कोई मालिक नहीं जोड़ सकते। But it is omnipresent. मतलब सब everything It means- is in that ocean of awareness. If you want to use words, That means self-awareness is actually general awareness. you could say that. When you are not in awareness, then you start by saying that I am probing the self. और जैसे जैसे आप उस सेल्फ की तहकीकात करते हो तो आपको पता चलता है कि सेल्फ कुछ है ही नहीं। तो शुरुआत तो सेल्फ की अवेयरनेस से हो सकती है, पर जैसे ही वास्तव में वो अवेयरनेस बनेगी तो सेल्फ बचेगा कहाँ। आप जितना अहंकार की जांच पड़ताल करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? अहंकार है ही झूठ। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या? जब सेल्फ कुछ है ही नहीं तो अवेयरनेस जो करने निकला है वो भी सेल्फ है। सेल्फ अवेयरनेस कौन करने निकला है? सेल्फ। और किसकी अवेयरनेस करने निकला है? उसकी तो अगर वास्तव में वो प्रक्रिया सफल रही जिस पर वो निकला है तो दो घटनाएं घटेंगी। क्या? उसे कुछ नहीं मिलेगा, न तो उसे कुछ मिलेगा, और दूसरा जो नेगेट होगा वो जो है सेल्फ को खोजने निकला है। सेल्फ की अवेयरनेस पर निकला है। और अगर वास्तव में वो जो करने निकला है वो हो गया तो दो घटनाएं घटेंगी। क्या? सेल्फ खुद गुम हो जाएगा। जो खोजने निकला उसको समझ जाएगा कि वो है ही नहीं, और दूसरा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा वो खुद गुम हो जाएगा। जो खोजने निकला उसे खुद भी गुम होना पड़ेगा। तो इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस अंततः कुछ नहीं बचेगा उसमें। सेल्फ अवेयरनेस वही है जिसको उपनिषद बोलते हैं कि चिता की लकड़ी, जो मुर्दे को जला देती है और खुद भी खत्म हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए कभी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बोला जाएगा। याद रखना, सेल्फ कॉन्शियस जो हो गया वो अपने लिए बीमारी पालेगा। तुमने देखा होगा कि जब कोई स्टेज वगैरह पे होता है और बोलने में वो हेजिटेट कर रहा होता है तो तुम शब्द इस्तेमाल करते हो, अरे बहुत कॉन्शियस हो रहा है। तुमने कभी कहा क्यों नहीं कि अवेयर हो रहा है? सेल्फ कॉन्शियसनेस धकेल देगी गड्ढे में, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब कि और विचार चढ़ ही गए सर के ऊपर। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो डाल देगी गड्ढे में। सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल दूसरी चीज है। अब होता क्या है कि इस कॉन्शियसनेस तब को इतनी महत्ता दे दी गई है कि आप हर जगह इसी का प्रयोग करते रहते हो बिना समझे कि आप कह क्या रहे हो। नहीं, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। अगर ये इंटरचेंजेबल है तो फिर आप क्यों बोलते हो कि अरे नहीं नहीं इतना कॉन्शियस मत हो, इतना कॉन्शियस मत हो? आपने कभी किसी को बोला इतना अवेयर मत हो? कभी बोला है क्या? इनफैक्ट हम जब ये वर्ड यूज करते हैं कि वो अवेयर है तो शायद कहीं ना कहीं ये भी मतलब होता है कि उसकी कॉन्शियस मतलब उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस। पहली बात तो वो अवेयर है जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अवेयरनेस में ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। अवेयरनेस अपने आप में पूरी है। अवेयरनेस अपने आप में पूरी है। अभी आप सुन रहे थे कि विचार है जो विचार के रूप में शुरू होता है और अंततः लय हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस की परिणति इसी में है कि वो अवेयरनेस में खो जाए। शुरुआत तो कॉन्शियसनेस से ही होगी। कॉन्शियसनेस में शब्द आते हैं, रूप आते हैं, बातचीत आती है, ये सब जो हम कर रहे हैं ये सब कॉन्शियसनेस के ही उपाय हैं जो भी हो रहा है। पर ये सफल तभी है जब ये अवेयरनेस में खो जाए। और अवेयरनेस में खोने का मतलब यही है कि जो श्रोता है वही खो जाए। अच्छा, इसमें जो आपने 3 लेवल्स की बात करी थी, इसमें 3 टाइप्स की, तो जो तीसरा है जिसमें कि रैंडम मूवमेंट नहीं है बट दैट मूवमेंट इन द रूम इज टू गो आउट टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, तो वो जब तक जो वो तीसरा टाइप है वो तो एक उसी इंसान का ही है, वो तो उसी माइंड का है। तो ये तो हो सकता है ना कि जो उसका जो एक इंसान है वो मतलब उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है कि इट इज इजी फॉर हिम टू मूव आउट। ठीक, कहेंगे उसे कॉन्शियसनेस ही। पर ये फिर हेवीली ब्रेन डिपेंडेंट। कॉन्शियसनेस पूरी तरह ब्रेन डिपेंडेंट है।
आपके सर पे चोट लग जाए तो आपको जो होता है वो कॉन्शियसनेस लॉस है। मेडिकल साइंस उसको ही नापती है, ठीक नापती है। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो जाती है, अवेयरनेस का कुछ नहीं बिगड़ता, वो अपनी जगह खड़ी है। ठीक है। तो फिर मतलब एवरीबॉडी हैज टू वेट कि ब्रेन एक लेवल तक मैच्योर हो जाए। कॉन्शियसनेस का उद्देश्य ही यही है। कॉन्शियसनेस, तभी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग और बिल्कुल, डिसॉल्यूशन वाली। देखिए कॉन्शियसनेस वही सब कुछ है जो हम जानते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स उसी में हैं, कंकड़ पत्थर समय सब, जो पूरा जीवन है वो जीवन का अर्थ ही है कॉन्शियसनेस। और वो है ही इसीलिए कि आप उस दरवाजे तक पहुंच सकें। था ना वो ट्वीट की, टाइम का पर्पस क्या है? टाइमलेस तक पहुंचना। तो कॉन्शियसनेस टाइम है, उसका पर्पस यही है कि वो खो सके, वो समाप्त हो सके। विचार का क्या उद्देश्य है? विचार की सफलता किसमें है? डिसॉल्व। खत्म ही हो जाए। और ऐसा विचार जो खत्म होने का नाम ना लेता हो, बढ़ता ही जाता हो या अटका ही हुआ हो, वो विचार तो सिर्फ सरदर्द है ना, वो जिंदगी खराब करेगा। विचार ठीक है अगर वो जल्दी से समाधान बन जाए, खो जाए। इसी तरह कॉन्शियसनेस बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ा अच्छा उपकरण है, एक टूल है। जैसे आप कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी भी एक टूल है। डिसॉल्व होने का टूल है कि आपको इतना समय दिया गया है, इतने समय में एग्जाम पास कर लीजिए। योर टाइम बिगिंस नाउ। जब बच्चा पैदा होता है तो घड़ी उल्टी चलनी शुरू हो जाती है और उसको कहा जाता है योर टाइम बिगिंस नाउ। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई लो कॉन्शियसनेस लेवल पे भी फिजिकल बॉडी छोड़ दे, डेथ हो जाए किसी भी लेवल पे? किसको मतलब किसको फर्क? किसी भी चीज को, एग्जिस्टेंस को भी किसको या किसको उस mind को, एग्जिस्टेंस को जिसको कोई conscious अंतर होना नहीं था, पड़ेगा। एग्जिस्टेंस को बिल्कुल कोई अंतर नहीं उस पड़ेगा। माइंड को जिसको फाइनली कॉन्शियसनेस में इवॉल्व होके डिसॉल्व होना था, उसको भी क्या फर्क पड़ा? उसको पूरा पूरा फर्क पड़ा है। उसकी जर्नी का क्या हुआ? नहीं, उसका पूरा हुआ ना, उसका पूरा फर्क पड़ा। देखिए कॉन्शियसनेस के तल होते हैं, अवेयरनेस का कोई तल नहीं होता। चेतना के तल होते ही होते हैं ना। ये हो सकता है कि वो एक ऐसे तल पर बैठा हो जहाँ उसको ये भी कॉन्शियसनेस ना हो कि उसे कितना फर्क पड़ रहा है। ये बिल्कुल हो सकता है। तो प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है कि उसे फर्क क्या पड़ा, प्रश्न ये है कि क्या वो इस विषय में चैतन्य है कि उसे क्या फर्क पड़ा। क्योंकि फर्क वगैरह ये सब क्या है? ये सब चेतना के ऑब्जेक्ट्स हैं। जाना तो फर्क पड़ा, नहीं जाना तो नहीं पड़ा। जाना ही नहीं तो वास्तव में नहीं पड़ा, उसमें फिर कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे नशे में भी आदमी की चोट लग जाए, पता ही नहीं चलेगा। हम डे टू डे लाइफ में जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, डील करते हैं, तो डेफिनेटली सब कोई डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है जब हम डील करते हैं। कहीं ना कहीं फिर फ्रिक्शन आने लगता है जब पता नहीं ईगो ही है, मे बी आपको कुछ चीज़ की क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और सामने वाला आपको दिख रहा है कि बिल्कुल बेहोश है, बिल्कुल अभी कहीं भी आसपास नहीं है, तो काइंड ऑफ फ्रिक्शन आने लगता है। समझ नहीं आता उसका इंटरेक्शन कैसा हो, क्योंकि वो आपके इंटरेक्शन नहीं समझ पा रहा, आप नहीं उसके तो इंटरेक्शन को। ये समस्या किसको आ रही है? उसको आ रही है या आपको आ रही है? दोनों उनको आ रही है, तो फिर वो चीज़ नेगेटिविटी, आई मीन अंततः आपको प्रॉब्लम क्या है कि समस्या किसको आ रही है? उनको आ रही है, आप पूछ रही है समस्या किसको आ रही है? कभी कभी फिर उससे we also get affected। कभी कभी जब उनको समस्या है और उनकी समस्या से आपको समस्या नहीं है, तब आपको कोई समस्या है, तो प्रॉब्लम किसको आ रही है? आ रही है ना। और प्रॉब्लम आने का अर्थ क्या है कि चेतना अभी किसी मध्यम तल पे बैठी हुई है। तो ये पूछिए ही मत कि वहां फ्रिक्शन है,
फ्रिक्शन का अर्थ क्या है कि मुझे समस्या है, मुझे समस्या है, यही तो है ना कि नहीं है, मुझे समस्या है ना। और ये भी चेतना का अगला कदम है, ये जानना कि लगता भले ही है कि परिस्थितियों के कारण ऐसा वैसा है, दूसरों के कारण है, पर बात इतनी सी है कि मुझे समस्या है। और मुझे समस्या है इसका मतलब ये कि मैं अभी चेतना के किसी बीच वाले ही तल पर बैठी हुई हूँ, मझोले तल पर बैठी हूँ। उनको छोड़िए, जैसे जीवन के बारे में आप 50 चीज़ें समझना शुरू कर देते हो, वैसे ही आप ये भी जान जाओगे कि इन स्थितियों में क्या करना चाहिए। ये सब जीवन का हिस्सा ही तो है ना, कि आप किसी ऐसे के सामने खड़े हो जिसका आपको लग रहा है कि वो तो पूरे ही नशे में है। जीवन का हिस्सा है, ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसे लोग जीवन में हो सकते हैं, गाहे बगाहे सामने पड़ेंगे, क्यों ना पड़े। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे जीवन, वो किसी को नहीं देता। तूफान आता है तो पेड़ भी उखड़ते हैं, पक्षी भी मरते हैं, वहाँ सब बराबर है, यही मज़े की बात है। तो ज़िंदगी में हम सबको ऐसे लोग मिलेंगे, यही तो फिर समझ की बात है, यहीं पे तो आपकी होशियारी की परीक्षा है कि आप उस परिस्थिति में क्या करते हैं। आध्यात्मिकता, होश, समझ, ये सब कमरे में बैठ कर के चर्चा के विषय थोड़े ही हैं। जो आदमी समझदार होता है, कबीर उसको कहते हैं सूरमा, वो जिंदगी में शेर होता है। और बात तो वही है कि जिंदगी कैसी बीत रही है, शब्दों में क्या रखा है, शब्दों में क्या रखा है। डर गया कि नहीं गया, आखिरी सवाल। हर सीक्रेट टेक्स्ट का जो एक केंद्रीय प्रश्न है वो यही है, डर से मुक्ति कैसे पाएं। वो कितना सामान्य सवाल है ये, पर लोग कहते हैं कि देखो ये सब बातें तो बड़े बड़े लोगों के लिए हैं, ये सब तो इलीट बातें हैं, इंटेलेक्चुअल बातें हैं। अरे उसकी जो विषय वस्तु है, जिसको वो हल करना चाहता है, जिस समाधान की उसे तलाश है, वो बड़ी जनरल समस्या है कि डर को कैसे जीतें। और वो जो डर है वो कोई ये भी नहीं कि परालौकिक डर है, यही जो रोजमर्रा का डर है, जरा सी बात में हालत खराब रहती है, छक्के छूट जाते हैं। डर को कैसे जीते, हाँ उस डर को जीतने के लिए बहुत जानना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। वो वैसे ही सी बात है कि चेहरे पर हुआ तो मुहासा है, पर उसके पीछे कारण बड़े पीछे, तो अगर वास्तव में उसको ठीक करना है तो बहुत पीछे तक जाना पड़ता है। तो दिखाई वो डर भले छोटा सा पड़ता हो कि आपको छिपकली से डर लगता है, तो पता चल रहा है कि वो बहुत किसी गहरी वृत्ति से निकल के आ रही है बात। जो छिपकली का डर है वो उसी जड़ से निकल के आ रहा है जिस जड़ ने जीवन में और जहर घोल रखे हैं। तो जब तक छिपकली का डर नहीं जा रहा तब तक, समझ रहे बात को। तो रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क दिखना चाहिए, तभी मजा है। फर्क नहीं दिख रहा तो फिर क्या बात है। आपके चेहरे में, हाव भाव में, निर्णयों में, प्रतिक्रियाओं में, सब में अंतर आना चाहिए। और वो अंतर ऐसा नहीं है फिर कोई अंतर नहीं आया अगर आप अंतर का भी फिर आप वैलिडेशन दूसरे से लेना चाहते हैं कि कोई चिल्ला रहा है उसके सामने जबरदस्ती जानबूझ करके कंपोस्ट बने हुए हैं और फिर धीरे से देख रहे हैं कि इसको पता चला कि नहीं पता चला कि मैं स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ। ये कई बार it happens. If it happens then know that this is happening. सेंस स्टोरी है सब।
एक जैन मास्टर बैठा होता है और ऐसी कुछ अर्थक्वेक आता है तो वो बोलता है कि देखो तुम लोग सब डर गए थे और मैं डरा भी नहीं, और अब जब अर्थक्वेक खत्म हो गया तो मैंने पानी पी लिया है आराम से। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ऐसा बनो। तो एक जो उसका प्यूपिल होता है वो आराम से बोलता है कि सर जो आपने पिया वो पानी नहीं था, वो कुछ और था, वो उसके अंदर कुछ कोई और चीज़ पी गया वो पानी समझे। This is one of the most common allegations. Like you've been discussing so much, or you've been going through sessions and this and that, but there is no spirituality that reflects or radiates in your behavior. You are more or less the same person. नहीं, again, don't talk of the other ones. What do you think about it? You are living with your own mind, not with others' mind. What do you think about it? दो बातें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके लिए ज़रूरी हो जाता है दिखाना कि हमें कुछ पता चला है, तो वो उसको गाएंगे भी, और उस गाने पर अगर उनको न मिले रेसिप्रोकेशन, एक्नॉलेजमेंट, तो उनको बुरा भी बहुत लगेगा। दूसरे वो जो छुपाएंगे, और छुपाने पर अगर भेद खुल जाए तो उनको डर बहुत लगेगा। पर दोनों ही स्थितियों में आप बाहर पर निर्भर बने ही हुए हो ना। डर का मूल कारण तो यही होता है कि अपने को छोटा मोटा मान रखा है, आतंकित हो दूसरों से। और इतनी साधारण सी चीज़ वो है नहीं कि बहुत जल्दी चली जाए। तो होता क्या है कि यहाँ से जो मसाला लेकर भी निकलते हैं वो डर की ही भेंट चढ़ जाता है, वो डर के ही काम आ जाता है। और ये बहुत दो जल्दी से होने वाली घटनाएं हैं। पहली कि जता दूं पूरी दुनिया को कि मुझे कुछ आता है। यहाँ पर पूरी दुनिया से ऊपर होने का भाव है कि हमें कुछ मिल गया है तो हम तुमसे श्रेष्ठ हुए। इससे ही पता चलता है कि मन पहले भी हिंसक था, अभी भी हिंसक है। भाव तो ये पहले से ही रहा होगा कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा। ये उन लोगों के साथ बहुत होता है जो अपनी छवि के प्रति बड़े डरे हुए होते हैं कि मेरी इमेज पे धब्बा न लग जाए। वो ये हमेशा करेंगे। स्पिरिचुअलिटी को भी इमेज चमकाने का टूल बनाएंगे ही बनाएंगे, किसी न किसी तरीके से, स्पष्ट तरीके से नहीं तो अंडर हैंड डीलिंग करके, पर करेंगे। दूसरे वो हैं, पहले कौन से थे जो दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं। दूसरे कौन से हैं जो दूसरों से डोमिनेटेड हैं। वो कुछ पढ़ लेंगे तो उसको छुपाएंगे, नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। कल जहाँ तुम गए थे वो किताबें लेने, लेडी बताती थी कि आज से 25-30 साल पहले होता था कि लोग आते थे किताबें लेने ओशो की, तो जो कवर पेज होता था हमसे कहते थे इसको फाड़ दो और किताब को अखबार में पैक करके देना, किसी को घर में पता न लग जाए कि ओशो किताब। तो कवर पेज नहीं होना चाहिए उस पर। ये हम खूब करते थे कि कवर पेज पे कुछ और चिपका देते थे, कहीं घर में पता चल गया ये पढ़ रहा है तो फिर क्या होगा। दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन दोनों को ही फिक्र ये है कि दूसरों से क्या, जाने दीजिए ना दूसरों को क्या करना, अपने को देखिए। अपने मन की क्वालिटी पे कुछ अंतर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अपने आप को कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं, आदतों में कुछ बदलाव है कि नहीं, बेचैनी वैसी ही घनी है या कुछ हल्की हुई है, चिंताएं बनी रहती हैं कि नहीं बनी रहती हैं। ये ज़्यादा केंद्रीय प्रश्न है।
इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिंदगी में यही सवाल हल करने हैं। कहा ना, हर उपनिषद की विषय वस्तु यही है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट ग्रेट फियर। बस यही सवाल पूछिए, मुझे डर अब कम लगता है कि नहीं लगता, और कोई नहीं। एक आप ये सिंगल पॉइंट एजेंडा ही बना सकते हैं, डर, डर से, उसके अलावा कुछ नहीं है, फियर। अद्वैय आपने भी जो ये लिखा है ना कि वाई अंडरस्टैंडिंग इज प्रोहिबिटेड, वो अंडरस्टैंडिंग इज नेवर प्रोहिबिटेड, वो बात वही है कि जो चेतना के बिल्कुल ही निम्नतम तल पर बैठा हो, उसके हाथ अगर ये सब लग गई रीडिंग्स वगैरह, तो ये हम ज़रूर होगा, पक्का होगा कि वो इनको भी, इनकी बातों को भी, इनके सूत्रों को, इनके शब्दों को अपने डर का ही उपकरण बना लेगा। उसका डर अभी उस पर इतना तैयार है, ऐसे समझ लो कि एक आदमी है जो अपनी बीवी से बेइंतहा डरता है, ठीक है, और रोज उसकी पिटाई लगाती है, उसे धमाधम गालियां देती है। तुम कहते हो, एक दिन वो बाहर आता है, आँख काली है, मुंह सूजा हुआ है, मरने को तैयार है, आत्महत्या को। तो क्या है? बोलता है रोज रात में पिटता हूँ। तुम बोलते हो ठीक है। बोलते क्यों? बोलता है बर्तनों से मारती है, ये करती है, वो करती है। तो अच्छा, बोलते हो जो किचन का चाकू है वो दिखाती है, उससे पिटाई फिर फटाफट। तो बोलते हो ठीक है, घर जाओ, मैं ना तुम्हें बड़ा वाला चाकू ला के दूंगा। तुम थोड़ी देर में उसके घर जाते हो, तुम घंटी बजाते हो, पर वो इतना डोमिनेटेड है अपनी बीवी से कि जब तुम घंटी बजाते हो तो दरवाज़ा कौन खोलने आता है? बीवी। तुम बोलते हो ये मैं लाया हूँ, देना है, तो कौन ले लेगी? लाए किसके लिए थे और इस्तेमाल कौन कर लेगा? तो जो एकदम ही गिरा हुआ आदमी है, तुम उसके हाथ में गीता दे दोगे, तुमने दिया तो उसको है जिसके प्रति तुम्हें करुणा थी, पर उसका इस्तेमाल वही करेगा जो उसका दुश्मन है। वो चाकू तुम देने गए थे कि इससे उसकी रक्षा हो पाएगी, और थमा किसके हाथ में आए? किसके हाथ में थमा आए? उसी के हाथ में थमा आए, क्योंकि वो जिस घर में रह रहा है उस घर की मालकिन ही वही है। तुम उस घर में जो भी देने जाओगे वो किसके हाथ पड़ेगा? मालकिन के ही हाथ पड़ेगा। तो इसीलिए मूल प्रश्न ये है कि क्या वो अपनी मदद के लिए घर से निकलने को तैयार है? क्योंकि जब तक वो घर में है उसकी मदद की नहीं जा सकती। घर में तो तुम उसे मदद का जो भी उपकरण दोगे वो उस तक पहुंचेगा ही नहीं। किस तक पहुंचेगा? मालकिन तक पहुंचेगा। तुम दो भी देने जाओगे, तुम रुपए पैसे देने जाओगे, किसके हाथ पड़ेंगे? मालकिन के हाथ पड़ेंगे। तो इसीलिए पहला काम तो उस व्यक्ति को ही करना पड़ेगा कि वो घर से बाहर निकले, घर छोड़े, फिर तुम कुछ दे सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। तो इसलिए ये कहा गया है कि अगर तुम एकदम ही अंडू पंडू हो तो ये सब किताबें पढ़ना ही मत। हर ग्रंथ शुरू में यही कहता है कि अगर घर से जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, जो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है वो कृपा करके दूर दूर ही रहे। जब तुम्हारी बेचैनी इतनी घनी हो जाए, इतना पिट लो घर से कि खुद ही निकल के भागो, तब तुम्हारी की जा सकती है मदद। तब तक तो मदद भी बाहर ही तुम्हारा इंतजार करेगी। मदद रहेगी, उपलब्ध रहेगी, पर प्रतीक्षारत रहेगी, बाहर ही खड़ी रहेगी कि तुम जब निकलो घर से तो तुम्हारी मदद कर दे। तब तक तुम पिटो, तो एक धमाधम, अभी एक आँख काली है दूसरी भी सुझाओ। तो ये है, और कोई बात नहीं। कोई नहीं चाहता है कि पढ़ाना जाए, इसमें कुछ और मत सोच लेना। When you surrender, no method is required. Why? जिस उद्देश्य के लिए हर विधि होती है, जहां पहुंचना था वहीं पहुंच ही गए, अब विधि का क्या करोगे? क्या करोगे? अरे अब जब जग ही गए तो अलार्म का क्या करोगे?
When you surrender, then no method is required because what had to happen has already happened. What will you do with the method? हुए माई भी बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा मेथड है, पर वो मेथड भी सिर्फ उनके लिए है जो चुप नहीं रह सकते, जो शांत ना रह सकते हो, जो मन कच 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 करता रहता हो। हुए माई उसके लिए है कि तुम्हें जब बकना ही है तो यही बको, हुए माई हुए माई। जिसका मन अब बकता ही ना हो उसे हुए माई की भी जरूरत नहीं है। माला फिरूं न जब करूं, मुंह से कहूं न राम। क्या करना है? सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरा जो होना तो हो गया, आई एम डन। माला फिरूं न जब करूं। पर अब ये बात आप बता दीजिए, एक से एक सूरमा है कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। जब कुछ ना कर रहे हो तो तुरंत उनके हाथ में हथियार आ गया, अरे माला फिरूं न जब करूं। तुम रिफ्लेक्शन लिखने को कह रहे हो, जरूरत क्या है, हमारा हो गया। सुमिरन मेरा हरि करे, तुम रिफ्लेक्शन लिखा करो। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। तुम्हें याद आती है हमारी, तुम रोज रात को रिफ्लेक्शन भेजा करो। हम अब काहे को लिखे, हमारा हो गया, आई एम डन। तो मेरो मन बड़ो। ऐसे ऐसे तर्क आएंगे जिनके उत्तर देने मुश्किल हो जाएंगे। वहां पर तो बस मुस्कुराइए और माया से कहिए कि माया महा ठगिनी हम जानी। छोटी मोटी नहीं, बड़ी वाली महा ठगिनी। किन किन तरीकों से वो ये आप लोग जब भी लिखा करें इसमें साथ में रीडिंग भी लिखा करें कि रीडिंग क्या कर रहे हैं। बिना रीडिंग के सवाल लिखना उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इस कमरे से कोई फ़ायदा तभी होगा जब हफ्ते भर पहले आपने ज़मीन बनाई हो। हफ्ते भर का काम नहीं हुआ है तो यहाँ आकर के कुछ खास मिलेगा नहीं। मेरा एक और क्वेश्चन है जो उसमें एक ही पार्ट था, आंसर रह गया। हम बात कर रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग मतलब वो मन को बाईपास करती है, सही हम बात कर रहे हैं। तो फिर अंडरस्टैंडिंग तो हर किसी को होती है, वो प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग तो कंटिन्यूअस हर किसी को बता रहता है। वो कोई प्रोसेस है ही नहीं, वो है अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ठीक वैसे रिक्वायर्ड ब्रेन और वो है, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है। ठीक वैसे जैसे ये प्रेजेंट मोमेंट है ना, तो वो भी है। दिक्कत क्या है कि जब भी आप अंडरस्टैंडिंग बोलते हो तो उसके बाद आप एक उपसर्ग जोड़े रहते हो ना, माई अंडरस्टैंडिंग, वही दिक्कत हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग है, आप नहीं हो, आप नहीं हो। आप नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग में देखिए, समझिए बात को। जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो सवाल होता ही नहीं है। आप अंडरस्टैंडिंग इस बात का नाम नहीं है कि आपने कोई मुद्दा समझ लिया, कोई बात आपके पल्ले पड़ गई, इस चीज का नाम अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपके हाथ में जवाब आ गया, इस बात का नाम बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है कि मन शांत हो गया, साइलेंस की अवस्था है अंडरस्टैंडिंग। उत्तर मिल जाने का नाम अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो तो ब्रेन सेल्स का प्रोसेस है, वो चलता रहता है। समझ रहे हैं?
सच तो ये कि आपने जो लिखा था ना कि बच्चों को बोला कि वी अंडरस्टैंड द कैमरा डज नॉट अंडरस्टैंड, वो बस उनको समझाने के लिए बोला हुआ है। हम में और कैमरे में चेतना के तल पे अंतर है, कॉन्शियसनेस तल के तल पर अंतर है। And consciousness of course is of good. ऑब्वियसली, पर तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, एसेंशियली कोई अंतर नहीं है। कॉन्शियसनेस के चलते आपको ये भ्रम हो सकता है कि आप अभी कुछ समझ रहे हैं और वो पानी की बोतल नहीं समझ रही है। वो ठीक है, जो ये शब्द कहे जा रहे हैं आप उस बारे में कॉन्शियस होगे, वो पानी की बोतल नहीं होगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारी और आपकी है, मनुष्यों की है। हम जब कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो अभी हम एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, और उस ह्यूमन कॉन्शियसनेस में वो बोतल नॉन लिविंग है, उसको नहीं समझ में आएगा कुछ, बात ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बोतल को आप बिल्कुल नॉन लिविंग बोल सकते हो एज फार एज यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। बट देन कॉन्शियसनेस ऑलवेज हैज द स्पीकर एट द सेंटर। हम और आप बोल रहे हैं तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, और बोतल दरवाजे से बात करेगी तो क्या होगा? तो बोतल अपने यूनिवर्स के सेंटर में बैठी है, और वहां क्या चल रहा है उसकी हमें आपको कोई भनक नहीं है। हम जस्टिफाइड है, हम गलत नहीं अगर हम कहते हैं बोतल नॉन लिविंग है। हमारी दुनिया में नॉन लिविंग ही है। Respect to us, it is not. विद रिस्पेक्ट टू अस, विच इज अवर ईगो, विद रिस्पेक्ट टू अवर कॉन्शियसनेस, अगर जिस जैसे स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं उस पे उसकी कॉन्शियसनेस नापी जाए तो निश्चित रूप से जीरो आएगी, क्योंकि वो पैमाने हमारे हैं, वो नापने की दृष्टि हमारी है, उस पर वो बोतल जीरो पर ही बैठेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही दूसरी चीज है। वहां पर हम स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते हैं कि वो बोतल अंडरस्टैंड करती है कि नहीं करती है, और उसका कारण बहुत मूलभूत है। कारण ये है कि वो बोतल है ही हमारी कॉन्शियसनेस में। और अंडरस्टैंडिंग समझिए तो। कॉन्शियसनेस नहीं, मैं कह रहा हूं वो है ही हमारी कॉन्शियसनेस में। हमारी सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस में ही तो वो बोतल है ना। क्या वो अपनी कॉन्शियसनेस में बोतल है? क्या उसका यही आकार है अपनी कॉन्शियसनेस में? किसकी नजर में वो बोतल है? हमारी नजर में बोतल है। किसकी नजर में उसका एक आकार है? तो ये कहना कि कैमरे की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, बोतल की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ये बात कोई बहुत मजेदार नहीं है, कोई बहुत करेक्ट नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के तल पे कैमरा कैमरा है ही नहीं, बोतल बोतल है ही नहीं। ये तो सामान्य विचार के तल की बातें हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझिए कि जहां पर ये विचार ही नहीं उठ रहा है कि पता है कि नहीं पता है, ये श्योरनेस कि मैं जान गया हूं, इसका नाम नहीं है अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग मन को बड़े झटके देती है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो मन को बड़े झटके देती है, क्योंकि मन को पता ही नहीं होता कि क्या क्या, कि अंडरस्टैंडिंग की जो विशाल गुफा है, जो अथाह भंडार है, उसमें छुपा क्या क्या हुआ है। भाई आपको नॉलेज क्या है ये तो आपको पता हो सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? एक कुआं है, ऐसे समझिए, वो जो कुआं है उसका नाम क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपको ये तो पता हो सकता है, मान लीजिए आप उस कुएं के मालिक हैं, आपको ये तो पता हो सकता है कि उस कुएं में कितना पानी है, आप नाप सकते हो, आप कुएं की गहराई तक जा सकते हो, आपको उसका आकार पता है, उसका डायमीटर पता है, आप पता कर सकते हो कुएं में कितना पानी, कितना वॉल्यूम। तो ये जो कुआं है ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है, उस कुएं भी जो पानी है वो जानकारी है, वो नॉलेज है। कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट होता है उसका नाम होता है थॉट, नॉलेज। लगा लीजिए कि कुछ पानी है जो ऊपर ऊपर है, सतह पर है, उसको आप कॉन्शियस माइंड बोल देते हो। कुछ पानी है जो थोड़ा पत्थरों से दबा हुआ है, उसको आप सबकॉन्शियस माइंड बोल देते हो। पर ये दोनों हैं कुएं के भीतर ही।
अंडरस्टैंडिंग वो अनंत भंडार है जहां से कुएं की सप्लाई आती है। उसका कुएं को भी कुछ पता नहीं, उसका कुएं को बिल्कुल कुछ पता नहीं। वो कुएं में पानी कहां से फेंक रहा है और क्यों फेंक रहा है, इस बारे में कुआं कुछ नहीं जानता। उसके पास जो पानी है वो इमेजरेबल है, कुएं में आकर के वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक, समझ में आ रही है बात? और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग कुएं की नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र तो कुएं का नहीं हो सकता ना, उस कुएं की सप्लाई कहां से आ रही है? समुद्र से ही आ रही है। जो पूरा ग्राउंड वाटर है वो एक मायनों में किसका पानी है? वो समुद्र का ही तो पानी है। जिसका आप जितना आपका अंडर टेबल पानी होता है वो एक तरह से समुद्र का ही पानी है। समुद्र में कितना पानी है इसकी जानकारी क्या कभी कुएं को हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी मजेदार चीज है, वो बड़े झटके देती है, बड़ा सरप्राइज देती है। आप कहते हो ये तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहां से बोल दिया। ठीक वैसे जैसे कुआं कहे कि अरे ये पानी तो मेरा नहीं था, मेरे पास कहां से आ गया? ये पानी तो मेरे पास नहीं था, मेरे कहां से आ गया? यही जो इमेज उभर रही है इसमें और जोड़ दीजिए, बारिश भी होती है और कुएं को कई बार बारिश से ही पानी मिल जाता है। वो लगा लीजिए कि वो बाहरी ज्ञान है जो बाहर से आ गया। कुएं को लगता है कि ये जो बाहर से आ रहा है इसका तो समुद्र से कोई लेना ही देना नहीं है, पर वो भी कुएं को सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि कुएं को दिखाई नहीं पड़ रहा कि वो बादल भी कहां से आ रहा है। कहां से आ रहा है? ये जो आ रहा है, ये जो बाहर से आ रहा है, इसको आपका सामान्य ज्ञान कहते हैं। और जो नीचे से आ रहा है वो कहलाता है मेडिटेटिव नॉलेज, उसे कहते हैं प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान ऊपर से जो आ रहा है वो हमेशा लिमिटेड रहेगा और वो कुएं को पता भी रहेगा क्योंकि दूर से दिख रहा है इतना आ रहा है। नीचे से कितना आ रहा है कुएं को कुछ नहीं पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा। हाँ ठीक है, जोड़ सकते हैं बात, वही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ फायदा क्या है? बड़े लूज शब्दों का इस्तेमाल है पर समझिए, फायदा ये है कि वो असीमित है। नुकसान क्या है कि आप दावा नहीं कर सकते कि मेरी है। अरे जब तुमने कभी पढ़ा नहीं, तुमने कभी सुना नहीं, तो तुम दावा कैसे कर रहे हो कि तुम्हारा है? आपने किसी एग्जाम की तैयारी करी और तैयारी कर करके आपके उसमें नंबर आ गए, तो आप कह सकते हो कि भाई मेरी मेहनत का फल है ये, मुझे मिला है। मैंने 10 किताबें पढ़ी, उन 10 किताबों से सवाल आए, मैंने हल कर दिए। और आप वहां कुछ ऐसा लिखाते हो जो आपने कहीं ना पढ़ा है ना सुना है, और आप एक बहुत खूबसूरत बात वहां लिख के आ जाते हो, तो आप इसका श्रेय कैसे ले पाओगे? तुमने इसकी तो मेहनत ही नहीं करी है, ये तो तुमको बस मिल गया, तो तुम इसका क्रेडिट कैसे ले रहे हो? तो अंडरस्टैंडिंग के साथ दिक्कत यही है कि अहंकार उस पर दावा नहीं कर पाता। अहंकार इतनी बेवकूफ चीज होती है कि वो कहता है अगर दावा नहीं कर पा रहा हूं तो मैं चाहिए ही नहीं। वो कहता है गरीब रह लूं पर अगर 2 रुपए हो तो मेरे हो। ये तुम करोड़ों का पानी मुझे नीचे से सप्लाई कर रहे हो, मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं दावे नहीं कर सकता ना कि मेरा है, या फिर मैं झूठ बोलूंगा, मैं कहूंगा मेरा है। 2 में से एक काम करेगा अहंकार, या तो कहेगा कि मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि यार जो मैंने अर्जित नहीं किया मैं वो लूं ही क्यों, या फिर जो मेडिटेटिव नॉलेज भी होगा उसमें दावा करना शुरू कर देगा। मजे का आता है कि जैसे दावा करना शुरू करेगा वो बंद हो जाएगा। तुमने जहां दावा किया नहीं कि सप्लाई नीचे से कट, नीचे से आता ही तभी है जब तुम दावेदारी छोड़ते हो। दावेदारी शुरू, सप्लाई बंद। अब कर लो जो करना है। हाँ, आप रिपीट कर सकते हो पुराने वाले, कोई फ्रेश आएगा नहीं।
फ्रेश की तो शर्त ही यही है कि रेपिटेशन रोक दो, फ्रेश आ जाएगा। लेकिन पहले रेपिटेशन रुकेगा, पहले तुम सिद्ध करो कि तुम घर छोड़ने को तैयार हो, पहले तुम सिद्ध करो, पहला कदम तुम्हें लेना होगा। हम घर के बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे, पर दरवाजा खोलना तुमको होगा, कदम तुमको निकालना होगा। हम नॉक करते रहेंगे, ठीक, हम बाहर से आवाज भी देते रहेंगे, पर हम तुम्हारे घर में नहीं घुसेंगे क्योंकि तुम्हारा घर गंदा है। तो याद रखिए, घर में घुस के जो भी दिया वो किसके हाथ पड़ जाएगा? वो तो उसी के हाथ पड़ जाएगा जो पिटाई लगाएगी तुम्हारी। तो पहले इतना साहस तुमको ही दिखाना पड़ेगा कि तुम जरा, हम नॉक कर देंगे पर बाहर आपको ही आना पड़ेगा। अरे बात इस स्कूल वाले एग्जांपल में एक चीज और थॉट आया कि जो सप्लाई है that should be available to everybody irrespective of the size of kuwa, the material of kuwa, यस, the quality of consciousness, the level of consciousness, the it is extremely available, The quality of everybody, brain. yes obviously, है ना। obviously। कभी कभी कोई बहुत बच्चे भी ऐसी बात बोल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार इनके दिमाग में यार कहाँ से आ गई? बिल्कुल। मेरा और जितना उसको आप निर्वैयक्तिक तरीके से देखेंगी ना, अभी आपने एक कदम लिया कि आपने ये अहंकार छोड़ा कि मैं बड़ी हूं, ठीक है, इतना अहंकार छोड़िए तो बच्चे से सीखने को मिलने लगेगा। थोड़ा और नीचे आइए, ये अहंकार और छोड़िए कि मैं मनुष्य हूं, तो जानवरों से सीखने को मिलने लगेगा। थोड़ा और नीचे आइए, ये अहंकार छोड़िए कि मैं जीवित हूं, तो फिर नदी, पहाड़, रेत, मिट्टी, बालू सबसे सीखने को मिलने लगेगा। भी जो डिस्कशन है उसमें रिलेट्स टू माय क्वेश्चन। उसमें जैसे जो कुएं में पानी है, हाउ वुड यू नो दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द ओशन एज नीचे से, और इट इज द रिजल्ट ऑफ द रेन। इसमें एग्जांपल ये है कि जो बुक पढ़ रहा हूँ उसका, वो 7-8 बुक्स मिली थी, उसमें से ये चूज़ करी थी इसका टाइटल देखकर, रेजर्स एज। तो उसमें मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है कि क्या नाम है, कोई भी एक्शन को आप जज नहीं कर सकते। नो एक्शन इज बैड और गुड, नो एक्शन इज बैड और गुड, बट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? नाउ हाउ टू फाइंड आउट if your action is coming from the rain or if it is coming from the ocean? ऊपर से अगर आ रहा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अहंकार को पुष्ट करेगा, धारणाओं को और बल देगा, जो आपके पुराने ढर रहे हैं उनको ही ताकत दे देगा। नीचे से जब आ रहा होता है तो चोट करेगा, सरप्राइजिंग होगा, बिल्कुल नया होगा, उसमें थोड़ा डर भी लगेगा। ये जो चीज़ आई है, जो लेटेस्ट एग्जांपल है, और भी चीज़ें हैं, बट कल रात को हम वहाँ बैठे हुए थे नवीन के यहाँ, वी हैड डिनर। वहाँ पर जैसे एक बॉल था बड़ा सा, उसमें आप जो वो हम कर रहे थे, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द डोर एंड यू लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग, exactly the same thing happens in almost every dinner party. People are sitting, उनका बैठने का कोई खास कायदा नहीं है, जहाँ भी बैठे हैं मजाक चल रहा है, मतलब हंस भी रहे हैं, और एक ऐसा ही मजाक है कि बॉल में बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, एक तारीफ भी हो गई, कहा भी आके बैठ जाओ। So if you look at it, it is ordinary, but it had जो भी शब्द बोलूँगा गड़बड़ हो जाएगी, बट इट हैड सर्टन लाइटनेस एंड इट हैड अ लाइट एनवायरनमेंट वेयर अ स्टूडेंट कैन लर्न। हाँ, अब मेरा जो क्वेश्चन ये है वो ये है कि दिस हैपन्स इन एवरी डिनर, आप कुछ नया मजाक सा करते हो, उसके बाद आप किसी को खींच भी रहे हो, वो भी था, लेग पुलिंग भी है, सब कुछ है। द एक्शंस आर वेरी नॉर्मल। How to find out if they will absorb you, kill you, corrupt you, eat you, or See, the thing is, mind is super sensitive
when it comes to the ego being hurt. Is it so or not? In that same dinner, if you say one rough word to somebody, he will register it. तुम लेग पुलिंग भी कर रहे हो ना, थोड़ी सी बढ़ जाए अगर, तो हो सकता है व्यक्ति ऊपर से कुछ ना दिखाए, वो अंदर ही अंदर वो उसको रजिस्टर कर लेगा. ऊपर से हो सकता है वो स्माइली मारता रहे, भीतर भीतर वो गांठ बांध लेगा. तो ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं चलता है. उसी डिनर में अगर आप इस बात के प्रति सेंसिटिव हो सकते हो कि मेरी छवि तो नहीं खराब हो रही, कोई मजाक तो नहीं कर रहा, और बहुत जरा जरा सी बात पे सेंसिटिव रहते हैं, बहुत जरा जरा सी बात पे. कौन ऊपर बैठा है, कौन नीचे बैठा है, कोई अंदर गया वॉशरूम में, उसने बंद कर लिया, बाहर से मजाक उड़ गया. होता है कि नहीं होता ईमानदारी से? जब इन बातों के प्रति सेंसिटिव हो, जैसे जिस प्रक्रिया से इनके प्रति सेंसिटिव हो, वैसे ही इसके प्रति भी सेंसिटिव हो जाओगे वास्तव में क्या चल रहा है. कोई मेथड तो पता ही है ना जिससे इन जरा जरा सी बातों की सेंसिटिविटी आ जाती है. एक एक चीज है भीतर जो चौकन्नी है चौकन्नी की नहीं है कि मेरा कुछ छिन ना जाए, मैं आहत ना हो जाऊं. कुछ चौकन्ना है भीतर की नहीं है लगातार. इतने बेसुध तो नहीं हो गए. वो जो एक उपकरण भीतर लगा हुआ है वो लगातार जज कर रहा है कि मेरा कोई नुकसान तो नहीं रहा. मेरा माने किसका? तो पता ही है ना कि क्या चल रहा है, पता ही है. अब कुछ छिन रहा है, बुरा लग रहा है, या कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, हम बैठे हैं और मैं मजाक उड़ा रहा है, वो बुरा लग रहा है. पर अब वो भी तो कंडीशनल है कि वो बुरा लगना और स्पाइरल डाउनवर्ड्स है या स्पाइरल अपवर्ड्स है. वो बुरा, मैं एक वर्ड बार बार दिमाग में आ रहा है, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ यूज करना. वो बुरा लगाना किसी का इंटेंशनल हो सकता है. अब इंटेंशनल वर्ड गलत है, मगर अब मैं कह रहा हूँ वो देखें, वो बुरा लगाना किसी का इंटेंशनल हो सकता है. ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है और मेरे लिए वो खराब हो गया, क्या बकवास है, मजाक उड़ रहा है और ये सब है. मगर वो जो पूरा एनवायरनमेंट था वो कुछ करने के लिए था. कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जिस वही सेंसिटिविटी जो भ्रष्ट होकर के ईगो को सिग्नल भेजती है, वही सेंसिटिविटी तुमको सच भी बता देगी. सच भी तुम्हारे सामने ही है. तो ये मत पूछो कि कैसे जानूं, वो सामने ही है, पता है. ओनस आपके ऊपर है कि जब दिख रहा है तो उसको स्वीकार करिए, चाहे वो या ये. हाँ, रिजेक्ट मत करिए. क्योंकि इतने तो हम जड़ नहीं है कि हम पे कोई अंतर ही नहीं पड़ता. जरा सा कुछ होता है और बिल्कुल सब हिल जाता है, जोर से संवेदना उठती है, तब अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं. और आप ही करके देखिए, आप किसी की जरा सी जोर से खिंचाई कर दीजिए, माहौल बिल्कुल कड़वा हो जाएगा. और बड़ी प्यारी दोस्तों की गैदरिंग हो, लेकिन वहां सीमाएं बिल्कुल बंधी हुई होंगी. उस सीमा से और आपको लगेगा कि मेरे घनिष्ठ लोग हैं, और जितने घनिष्ठ हैं सीमाएं उतनी ज्यादा तय हैं. घर वाले तो बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, और वहां पे कभी गौर ही नहीं किया होगा कि सीमाएं कितनी रिजिड हैं. आप अपनी मां से मजाक करके दिखाइए जरा, आप अपनी मां से जरा मजाक करके दिखाइए. समझ रहे हो ना? जो तुम्हारे वास्तव में मजाक होते हैं दोस्तों वाले, जरा मजाक से मां से करके दिखा दो, तब पता चलेगा कि अहंकार कितना घना है. छोड़ो प्रेम ये सारा खेल ही अहंकार का है. सारा खेल ही अहंकार का है. तो ठीक उस तरीके से जैसे चौकन्ने हो, माँ भी चौकन्नी है और बेटा भी चौकन्ना है. बेटे को अच्छे से बताया कि उसके सामने क्या बर्ताव करना है. माँ को अच्छे से बताया कि इन शब्दों का प्रयोग मेरे सामने मत कर देना, और ना कह देना मुझे ऐसा कुछ, और ये बातें मुझसे पूछ भी मत लेना. तो ठीक वैसे जैसे चौकन्ने हो,
उसी तरीके से तुम इस बात को भी जानते हो, इस बारे में भी उतने ही सतर्क हो, उतने ही जागरूक हो कि अब मुझे फायदा हो रहा है, अब जो माहौल बन रहा है ये वो गंदा वाला माहौल नहीं है। प्रश्न ये बिल्कुल है ही नहीं कि मैं जानूं कैसे, क्योंकि जान जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या मैं वहां खड़ा हूं जहां मैं ईमानदारी से स्वीकार कर पाऊं। To acknowledge if this is this or this is that. जान तो जाते ही हैं। ये चीज़ बड़ी बुरी होती है। हम लोगों को ना पहले से पता होता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। बिल्कुल होता है। in-laws के साथ, husband के साथ, ये ऑफिशियल फ्रेंड है, ये पर्सनल फ्रेंड है, ये बचपन का दोस्त है। इतना हमें पता होता है कि at time it becomes और आपको और किसी के भी सामने we are not what we are। हाँ, और आपको इतना ज्यादा पता होता है कि आप भूल जाते हो कि आप ये पते पताए तरीकों पे चल रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता आपको लगता है शायद यही तो सहजता है। That's the way. उसको टेस्ट अगर करना है तो कर लीजिए ना। कह तो रहा हूं, घर पे ही आप दोस्तों के सामने वो बातें करके देख लीजिए जो आप यहाँ इस कमरे में करते हो, देखिए क्या होगा। आप पत्नी के सामने जैसे रहते हो वैसे जरा माँ के सामने होके देख लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आप पत्नी के सामने वो होके देख लीजिए जो माँ के सामने रहते हो, फिर देखो क्या होता है। बहुत असहजता है एक्चुअली में। जबरदस्त असहजता है। हम कहीं पर भी सहज नहीं है। हम बड़ा बेचैन जीवन जी रहे हैं जहां पर कदम कदम पर एक सतर्कता है, एक चौकन्नापन है कि कुछ छिन न जाए, कुछ नष्ट ना हो जाए। हम लगातार हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। यही कारण है कि आप जब अकेले होते हो तो उस वक्त आप बिल्कुल अलग हो जाते हो सकता है कोई आपके साथ 20 साल से हो, पर वो आपके अकेलेपन के क्षणों में आपको पहचान ही ना पाए। वो कहे ये तो है ही नहीं जो जिसको मैं जानता हूं, क्योंकि आपने हमेशा उसके सामने उखौटा ही तो रखा है ना। और कहीं ना कहीं शायद इसीलिए ये जो रियल इनकम्फर्ट है दैट ओरिजिनेट्स आउट ऑफ दिस ओनली, because we don't even recognize people, we recognize the set of behavior, the set pattern of behavior that he has been or she has been doing with us. The moment I see something different, I myself go into See, shock. appreciate this. When you go and get a wife, you know what you're doing. You are getting a particular set of behavior. When you go and hire an employee, you are not hiring a person. You are hiring a fellow who will adhere to a code of conduct. You are hiring a particular behavior. You're getting it. When you go and make a friend, you are not engaging yourself with an individual. You are engaging yourself with a code of conduct. Extension of me. Extension of me, my desire. We Yes. furtherance है, Yes. I की furtherance. So we do not know anything. We do not know anything. You will have no idea. Let me be a little crude, but you will have no idea whether your parents love each other. All of us sitting in this room, how much do we really know about our parents? How many of us dare to ask our father कि आपने घूस में आज तक कितना पैसा कमाया है? ये गाड़ी नंबर 1 के पैसे की है, नंबर 2 के पैसे की है? सही सही बताओ। बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने पिता से प्रश्न पूछना कि किसी और औरत से भी आपका संबंध रहा है क्या? सोच के ही अजीब लग रहा होगा, हैं ये पूछ सकते हैं क्या? ये कोई पूछने वाली चीजें, मतलब क्या? वेरी वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली, और ये बात ये नहीं कि माँ बाप के रिश्तों में ही, आपके दोस्त हैं, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे, आप इनके साथ बैठ के दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, उनसे एक दिन बात करके देखना, वो आए और बड़े सहजता से उससे बोलिए कुछ नहीं यार, मीरा के भजन गा रहा था। उसी समय दोस्ती टूट जानी है और अजीब सा झटका सा आ जाएगा दोस्ती में। वो कहेगा तुम गा भी रहे थे तो तुमको पता नहीं है कि हमारे तुम्हारे प्रोटोकॉल में बात, इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम गा रहे थे, गा लिया, तुम समझो, उसकी उम्मीद समझो। वो कह रहा है कि हमारा तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है कि हम दारू और मुर्गे के लिए बैठते हैं साथ में, तो तुमने हमसे मीरा की बात करी क्यों? और तुम अगर मीरा की बात कर रहे हो तो इसका अर्थ क्या है?
तुम दोस्त नहीं रहे. कि अब तुम दोस्ती तोड़ना चाहते हो. So that means a criminal has a friend, a politician has a friend, a student has a friend, a teacher has a friend, everybody has a friend. And we are so damn cunning that we have learned what to talk with whom. छोटे छोटे बच्चों को पता है. घर के 5-6 साल के बच्चे होते हैं, जानते हैं दादी के पास जाओ तो आस्था चैनल की बात करो और मम्मी के पास जाओ तो बोलो दादी नालायक है. देखा है, घर के 5-5, 6-6 साल के बच्चे पॉलिटिक्स सीख लेते हैं. उनको अच्छे से पता होता है कहाँ क्या बात करनी है. और हम वही हैं, हम वही बड़े हुए बच्चे हैं. हम चेहरों में ही तो जीते हैं और क्या करते हैं. बट वो है कि उस समय पे हम ये नहीं देख पाते कि वो दोस्ती टूटी है कि मतलब दैट टाइम. क्योंकि मेरे साथ अभी ये बहुत रिसेंटली हुआ. देयर वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. वन डे आई स्पोक टू हिम एंड आई सेड he was cooking something of chicken. And I said, I don't eat it anymore, so don't talk to me that. ज़्यादा डिस्कशन बढ़ा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक आर्टिकल भेज दूंगा जीके का, पढ़ लेना. एंड देन वो पता नहीं कहाँ से कहाँ वो बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने सेड यार तू छोड़ यार, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू यू नाउ. एंड वी हैव हैड like more than good times together, eating non-veg, having drinks together, and that day was like क्या करना चाहिए सर? इस तरह से क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए यू एक्सपेक्ट कि आपके बोलने से किसी में बदलाव, आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम उसको बोलेंगे तो शायद उसमें बदलाव आएगा, एंड यू प्रैक्टिस न्यूमरस, उसके बावजूद भी आपके उसके बिहेवियर में या उसके थॉट में पॉजिटिव चेंजेस नहीं देखने को मिलता है. वाइस मैन शुड डू. नहीं, आप जो भी काम इसलिए करेंगे कि उससे आपको फायदा हो जाए और आपको क्रेडिट मिल सके, वो काम तो फेल ही होगा. वो काम तो फेल ही होगा. जो भी काम आप प्लान करके और एजेंडा बना करके करेंगे, सोचो ना कितनी गड़बड़ हो जाएगी. आप एजेंडा बना के घूम रहे हो कि मुझे अपनी बीवी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और कहीं उसका वास्तव में कुछ बदलाव आने लग गया तो आपका क्या होगा? आप कहोगे भाई साहब मैं कौन, और अब आपके और आपकी बीवी का रिश्ते का क्या होगा? क्योंकि तू सड़ी हुई मछली, मैंने तेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है. पहले तो एक आध पैसे प्रेम की गुंजाइश रही भी होगी, अब तो पूरा मास्टर स्लेव का काम हो जाएगा कि तू तो कहीं की नहीं थी, मैंने देख तुझको क्या बना दिया. तो आप जो पूछ रहे हो क्या करें, आप कुछ भी हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज आर ओपन. पर जब तक आप ये सोच के करोगे कि मुझे करना है, वो मिशनरी वाला काम करोगे ना, वो मिशनरी क्या करते हैं, हाँ, तो तब तक तो आप फेल ही होगे. अपरेंट सक्सेस मिल सकती है पर एसेंशियली तो फेल ही रहोगे आप उसमें, आपको कुछ खास मिलेगा नहीं. मतलब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. हाँ मतलब ठीक है, दिख रहा है कि अब कुछ चल रहा है, कोई नशे में है तो ठीक है. अलग अलग शराबियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, हर शराबी के साथ एक ही बर्ताव भी नहीं हो सकता. Exactly, मैं वही बात कर रही थी. इस चीज से फ्रिक्शन आता है. जैसे मेरे घर में there are too many boys, brother-in-laws, my cousin brothers. I'm always surrounded with them. Every Friday night, every Saturday night there's a party. ठीक है? Rule of my house. ये 5-6 boys इकट्ठा हो जाते हैं and they don't bother me as such. I'm sitting in a room, I'm doing my reading. But I'm like यार what the hell, तुम कितना पी सकते हो, तुम कितना कर सकते हो. और अब मैं कभी ज़्यादा, मतलब मैं शुरू से बोलती थी, लेकिन अगर अब मेरे हस्बैंड को बताया यार तुम अपनी लाइफ जियो ना, तो मना करते हो, तुम मत जाओ, तुम कुछ भी करो, तुम्हारा सर्किल है, मेरी लाइफ है, लेट्स नॉट इंटरफेयर. देन व्हाट, यू बिकम ब्लाइंड. I mean, if I were you, just as I listened to it, something just came to mind. जो लोग ये पीते हैं वो अक्सर नशे वाले गाने भी लगाते हैं. नशे वाले गाने भी लगाते हैं. नहीं गाने वाले नहीं, इंग्लिश मूवीज लगी होती है, एक्शन मूवीज एंड ड्रिंकिंग. ठीक, मूवीज लगी होती हैं. ट्रेंड फिर बना था किस तरह का. Why not just provide them with a few movies that they will like, but which will also take them somewhere else. Drinking to no drinking. अरे तुम लोग पीने बैठ रहे हो, मूवीज तो चाहिए होंगी ना ये लोग. I mean, this is more enjoyable than your stock.
See, if you tell the ego very openly that I am attacking you, They become more defensive. Especially with men. And if that man is your husband, then so. I have a chance of speaking it to with my cousin brother, with my brother-in-law, but with my husband, he's like, yeah, please, yeah, let's give space to you. क्या होता है ना कि छोटे शहरों में जब उनको वो एडल्ट मूवी चलानी होती है जो बैंड होती है, तो क्या करते हैं कि वो कहेंगे कि अब लगी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पब्लिक को पता है कि इस हॉल में सिर्फ एक तरह की मूवी चलती है, वो कुछ भी पब्लिसाइज करे कि ये लगी है, तो आप DDLJ देखने चाहिए। आप घर में बिल्कुल बता सकते हैं कि देखो वहां लगा हुआ है ना पोस्टर लगा हुआ है, शांता टॉकीज में DDLJ लगी हुई है, तो आप घर में मम्मी को बता सकते हैं देखो शांता में DDLJ लगी है, देखने जा रहा हूँ। DDLJ शुरू होगी, पापा को पता है कौन सी वाली, और 10 मिनट बाद क्या होगा, वो कोई और मूवी शुरू हो जाएगी। अगर DDLJ शुरू होकर के कुछ और बन सकती है तो कुछ और शुरू होकर के भजन क्यों नहीं बन सकता? लेकिन देखिए, ऑल दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। और मुझे लगता है कि अभी वो एनर्जी मुझे यहाँ करनी है, हाँ, अभी तो मैं बस ठीक इतना नहीं कर सकती कि समाज सुधार प्लीज यार। It requires जब tremendous time energy आएगा, to वो करेंगे। right, to put your हाँ, hand यहाँ पे कि वो मेरे में इंटरफेयर नहीं करते Yes, कि yes, they are yes, okay कि yes, मुझे yes, जो yes, करना है वो मेरे लिए काफी है। to get into somebody's life and interfere requires tremendous energy. तो जब वो एनर्जी जब हो तो कर लीजिएगा, नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। कर पाएंगे ही नहीं, करना चाहिए का क्या सवाल है। आप करेंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी उस एनर्जी की है ही नहीं तो छोड़ देंगे, कर पाएंगे ही नहीं। मैं सोच रही थी ये सेंसिटिविटी लेवल किस चीज से डिसाइड होता है। सम पीपल आर सेंसिटिव, सम किड्स आर सेंसिटिव। I think that my son will grow up and very soon he'll be more mature than my husband because he is very sensitive. अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, पर्सनल है, कि जैसे मेरे सामने कोई भी मतलब मेरे कलीग्स या फैमिली जो भी मेरे सामने कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग, एनी एक्शन इज मूविंग, तो अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए, कुछ उसमें चेंजेस होना चाहिए विथ माई नॉलेज, क्या वो गलत बोल भी रहा है या गलत कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो आई कैन नॉट रजिस्ट माई सेल्फ कि मतलब मैं उसको ना बताऊं, मतलब इट बिकम्स अ वेरी इंट्रिंसिक फैक्टर विद इन मी दैट आई कंपेल टू स्पीक and to educate him. See, whatever is happening. What is this? Somebody I get allegations की बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन what is this? Whatever is happening to you in you. You are the only recipient, only beneficiary. Everything else is very secondary. See, you have a friend. Who is a crackpot, and you are living with him. Right. He is your room partner. Right. You don't like his ways. You fight with him. And you fight with him in your attempt to change his track. Right. What happens? Yes. Clash. Then what happens? He leaves the room. As in, Or you leave the room. Or even if none of you leave the room, then you are no more at talking terms. Who benefits? You benefit. you benefit. You have been saved from his company. तो जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है और आप मौज में रहिए। आप ये सोचिए ही मत कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं। आप निशंक हो गया, आपको जो करना आप करिए। आपको लगता है कि आपको लड़ाई करनी है, आप कर लीजिए लड़ाई, पर ये मत सोचिएगा कि उस लड़ाई से उसको कुछ फायदा होगा। उसको जो फायदा होगा वो किन तरीकों से होगा उसको आप नहीं जान सकते। वो तरीके अपने आप ऑपरेट करते हैं। आप अपना काम करिए। और ये बहुत सिचुएशनल है। फॉर हाँ, एग्जांपल सिचुएशन का मतलब इन दैट मोमेंट। सपोज यू गो बैक टू होम, आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, लेकिन उस काम का जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा नहीं जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम खराब हो गया। नहीं समझे बात को? थोड़ा सा अगर आपकी इंटरफेरेंस उसमें बिल्कुल भी नहीं रही तो रिजल्ट वो नहीं होगा जो इंटरफेरेंस वाला सोच रहा था।
आपकी एनिवर्सरी है, आपने कहा कि इस एनिवर्सरी पर मैं बीवी को जेके की 40 किताबों का सेट दूंगा, और उसने मांगा हुआ था सेट। दूसरा सेट। ठीक है, और आपने कहा कि इससे हमारा प्यार जो है ना वो कतई 100 गुना बढ़ जाएगा, लहरें लेगा, ऊंचे लेगा। आपने पूरी तैयारियां कर ली है, इतना मोटा सेट लेके आप पहुंच गए, और उसने देखा रखा, आपने उसने 2 चांटे मारे आपको जोर से। क्या हुआ इससे? आपकी प्लानिंग का क्या हुआ? प्लानिंग का क्या हुआ? खराब हो गया। प्लानिंग का तो नाश हो गया, लेकिन जो हुआ वो आपके लिए क्या हुआ? अगर आप में होश है तो आपको दिख जाएगा कि आपकी बीवी क्या है और आपके रिश्ते की हकीकत क्या है। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, पर उस तरीके से अच्छा नहीं हुआ जिस तरीके से आपने सोचा था। और जीवन ऐसे ही होता है, तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है। तुम्हें ठीक लगा ना कि मुझे ये सेट देना चाहिए, तुमने करा। पर जीवन में जो कॉज एंड इफेक्ट चलते हैं वो बहुत वाइड है, वो तुम्हारी खोपड़ी में नहीं समाएंगे। तो अपनी गति से चलता है। वो अपनी गति तुम करो, उसके बाद जब फेल हो जाओ तो बुरा मत मानना कि ये मैं तो फेल हो गया, इससे तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो असफल रह गया। नहीं, असफल नहीं रह गए, जो होना था वो हो गया। समथिंग हैज चेंज्ड, मे बी इट इज नॉट apparent how much of difference you have caused. You do what you have to do, you do what your limited sense tells you to do, because you don't have a choice. उसके अलावा तुम करोगे क्या? कुआं बेचारा करेगा क्या? वो संपृक्तवी है नीचे वाले पानी से, तो भी उसके पास तो एट अ टाइम उतना ही अवेलेबल है ना, तो वो तो उतने में ही ऑपरेट करेगा, उसे उतने में ही ऑपरेट करने दो, उसको ऑपरेट करने दीजिए। और जो होता है उसके बारे में सोच के मत बैठिए कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा वो अच्छा ही होगा आपके लिए। उन तरीकों से अच्छा नहीं होगा जैसे आपने सोच रखा है, किन्हीं और तरीकों से अच्छा होगा। सर गोल्ड कॉइन कॉपर कॉइन इतने टाइम याद आती नहीं है, हमेशा बाद में याद आती है। गोल्ड कॉइन क्या? गोल्ड कॉइन कॉपर कॉइन वाली हमारी कहानी थी मुल्ला की। कौन सी भूल गया? एक बार मुल्ला नहाने जाते हैं और वहाँ जाकर उनकी कोई इज्जत कुछ नहीं होती है, अच्छा, अगली बार नहीं देते हैं। एक बार जाते हैं। स्पेशली एक बात और है कि who want to change others and एक और चीज है कि why we expect and why do we want to change others. For us it is very difficult to change a very simple habit like कोई नाक में उंगली डालता है, मैं हमेशा इस साइड से बाल निकालता हूँ। एक दिन मैं अपनी छोटी सी चीज को बदलना चाहूँ, इट मे टेक इवन 2 months, 6 months, 1 year. So one thing that why am I expecting, एक तो चेंज करने से चेंज होता नहीं है। Why am I expecting to change others when I cannot change my small things? And the other thing, I don't like them. I don't like these things. Simple. Why am I saying this? That जब मैं अपना नहीं बदल पाता तो दुनिया क्यों बदलूं? Because the culmination of your argument will be, unless I attain some kind of perfection, I cannot say a thing to somebody else. That is the logical culmination of your argument. कि जब तक मैं अपनी सारी, क्योंकि कोई ना कोई आदत तो अंत तक बचेगी आपके पास, और ये तर्क आपके सामने हमेशा रहेगा कि अरे अभी तो मेरे भीतर ही बची है, मैं किसी और को क्या बोलूं। why am I saying this? क्योंकि अगर मैं किसी को किसी चीज के लिए टोक इन अ वेरी सटल वे, अगर मैं किसी को किसी चीज के लिए टोकता हूँ तो वो अपने ईगो पे लेता है, पहले तो एक चीज। दूसरा चीज लाइक इम्प्रेशन इज अ वेरी कैजुअल थिंग। अदर डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड if I want to impress them, but it happens. Actually, it is a byproduct. This is, I have seen that if कोई चीज मुझे जो इंस्पायर कर जाती है, वो 50 लोग बोल के, जैसे जिंदगी में बहुत घटनाएं हो जाती हैं, कभी लोग एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दोज वो बड़े बड़े ड्रंकार्ड हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो अचानक चेंज हो जाती हैं, इंस्पायर हो जाता है। सो लेकिन वो होती हैं, वो कर नहीं सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो जो कर सकते हैं वो इनका आशय ही है, उसको समझिएगा। कोई सामने ही बैठ करके जहर पी रहा है तो क्या आप कहोगे कि जिन माध्यमों से इसका जहर पीना रुकता होगा वो रुकेगा, मैं क्यों इंटरफियर करूं? या आप ये कहोगे कि अरे अभी तो मेरा ही शराब पीना नहीं रुक रहा, मैं इसका जहर पीना कैसे रोक दूं? क्या आप ये कहोगे?
सहजता से, आप यही कह रहे हो ना कि सहजता से जो प्रभाव पड़ना होता है पड़ जाता है, यही कह रहे हो ना, करे से नहीं होता, अपने आप हो जाता है, यही कह रहे हो ना। तो ठीक उसी तरीके से आपका जो भी कर्म है उसको आप सहजता से होने दो ना। अगर इस वक्त सहजता से यही होना चाहता है कि मैं तेरी बोतल उठा के बाहर फेंक दूं, तो आप अपने आप को क्यों रोकते हो? ये भी एक सहज कर्म है। आपसे किसने कह दिया कि सहज कर्म यही है कि कुछ ना करो? कोई आपके सामने जहर पी रहा है तो उसकी जहर की बोतल उठा करके खिड़की से बाहर फेंक देना और 2 लापड़ लगाना उसको, ये भी सहजता ही है। क्यों नहीं है सहजता? ये इसको भी क्यों बाधित करते हो? सर ये अटेनमेंट वाली जो चीज़ थी वो शायद इसलिए हो सकती है कि मैं दूसरे की जहर की बोतल इसलिए नहीं फेंक रहा क्योंकि उसके बाद वो मेरे भी जहर निकालेगा और मेरी भी खुलेगी, तो मेरे को अपने आप को सेव करने के लिए। बात ये भी है ना, देखो कि वो मेरी निकाले ना निकाले, अगर मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, तो एक बार तुमने दूसरे की बोतल बाहर फेंक दी, अपनी नहीं रख पाओगे। खुद ही अपनी इतनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि अभी तो उसकी फेंक के आ रहा हूं, तुम उतने निशंक होकर के खुद भी नहीं पी पाओगे। तो इसीलिए रोको मत अपने आप को, जो होता है होने दो। बस एक बात का ख्याल रहे कि उसके बाद क्या होगा इसकी फिर परवाह मत करना, उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है, जो होगा भला ही होगा। फिर आप उम्मीद मत रखिएगा कि इसके बाद अब ऐसा ऐसा होना चाहिए। फिर ये मत कहिएगा कि मैंने तो तेरी मदद की, तेरी बोतल फेंक के, और तूने चाकू मार दिया। वो मार सकता है, पियक्कड़ की बोतल फेंक दो, वो मार सकता है, बड़ी बात नहीं है। पर उसका चाकू मारना भी शुभ ही है अंततः। उससे आपको जीवन के बारे में पता नहीं क्या क्या पता चल जाएगा, सब जान जाओगे। शराब को भी समझ जाओगे, मन को भी समझ जाओगे, दोस्ती को भी समझ जाओगे और खुद को भी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। ठीक, फिर होने देना। सर लेकिन इस वाले वे में एक और जनरल होता है कि वी वांट टू चेक अदर्स, ऑल्दो डीप डाउन जो हम होते हैं ना, वी हैव नॉट एनकाउंटर इवन आवरसेल्व्स फॉर स्मॉल थिंग्स, वी वांट टू चैलेंज अदर्स। हम दूसरों को तो प्रीचिंग इज वेरी इजी। सो मैं बहुत दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक प्लान्ड चीज की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके अहंकार से निकलती है। मैं सहजता से निकलने वाले मुक्त आचरण की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां से उठ के जाएं और जो आपने तय ही कर रखा है। ये घटनाएं बड़ी रैंडम होंगी, बड़ी अचानक से होंगी, एक एक्सप्लोजन की तरह होंगी। आपको प्रीचिंग तो आपको पता है ना, आई एम गुड एट प्रीचिंग, बट आर यू गुड एट रनिंग? इट मे हैपन दैट यू हैव टू रन। प्रीचिंग तो आपकी वेल स्टैब्लिश्ड क्वालिटी है। तो हो सकता है कि वो सहजता आपसे कहे कि दौड़ बेटा दौड़। You went to throw the bottle, but when you reached, that moment asked you to sit, have a glass and drink with him. ये भी हो सकता है। तो आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि खुद तो खड़े हो गड्ढे में और दूसरों को उपदेश दे रहे हो कि चांद की यात्रा करो। आप उस चीज की बात कर रहे हो कि बिना खुद को देखे दूसरों की ओर क्यों देख रहे हो। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आवाजें कुएं से ही नहीं आती हैं, आवाज कई बार और नीचे से भी आती हैं। उस वक्त उनको बाधित मत करिए। और कुआं हमेशा थोड़ा बहुत गंदा रहेगा, इस नाते आपको ये हक नहीं बनता कहने का कि अभी तो मैं ही गंदा हूं तो मैं दूसरों को कैसे सफाई कराऊं। पर क्योंकि ये अहंकार का बड़ा साधन बन सकता है कि जीसस ने कहा था कि यू सी द स्पेक इन योर नेबर्स आई एंड यू डोंट सी द लॉग इन योर ओन आई, या कि द वन हु हैज नेवर सिन्ड विल कास्ट द फर्स्ट स्टोन। वो सब बातें याद है ना कि पहले देखो तुम कैसे हो फिर दूसरों की बात करना। मैं कैसा हूं मैं यही देख रहा हूं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं, बिकॉज वी एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप्स। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई एम डूइंग समथिंग पर्सनल। It's you are incidental. What is happening is actually happening in my life. Because this is poison, I had it, so I won't let. This is my life. Yes, it is. It's an incident that you are right now present in my life. But whatever is happening is actually happening in my life. तो आप ये मत सोचो कि मैं आपको preach कर रहा हूँ. I am doing something with my life. Because what is my life? Life is relationship. This.
तो मैं वो कर रहा हूँ, मेरे बारे में ही जो है मेरे ही बारे में, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. हाउ विल यू वर्क ऑन योर सेल्फ? टेल मी. बाय सिटिंग अलोन इन अ रूम? हाउ विल यू वर्क ऑन योर सेल्फ व्हेन यू से आई वांट टू गेट rid of my bad habits? How will you get rid of them? You have to come out and interact with people again. You have to be in front of the habits first, and then All those things that you do. Your habit, for example, none of the habits are self-born. All habits come from outside. Hence, all habits will have some person in their domain, some external being. Your habit, for example, is to become very nervous when you are speaking and somebody contradicts you. अब इस हैबिट से पार पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस पर्सन को ही तो कन्फ्रंट करना पड़ेगा ना. अब आप बोलो अभी तो मेरे में हैबिट है, मैं उसको कन्फ्रंट कैसे करूं? तो ये सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है. फ्रंट तो नहीं, लेकिन यू हैव टू बी इन दैट सिचुएशन और उसको फिर देन यू हैव टू सी कॉन्शियसली. It is my habit to start feeling very jittery in front of my parents. Now, how will you get rid of this habit without encountering them? But your argument is, how can I encounter them till I have this habit? Every habit will require encountering something, and nothing comes from the soil or from the stars. It all comes from persons. आपको कोई भी हैबिट दीवारों ने तो नहीं दी है ना. आपको दारू पीने की हैबिट आपको क्या सड़क को देख के लगती है? किसको देख के लगती है? तो अल्टीमेटली यू हैव टू इंक्वायर अ पर्सन और द इमेज ऑफ अ पर्सन और द थॉट ऑफ अ पर्सन. अल्टीमेटली इट्स अ पर्सन दैट यू हैव टू फाइट. You cannot just stay put and feel shy of it. ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, खड़ा होना पड़ेगा, पंगे लेने पड़ेंगे, अगली सिचुएशंस होंगी and you'll have to go through them. It's all right. so if I get rid of people for some time, I'm actually boasting the habits. हाँ, और क्या? अगर आपका धर्म है कि इस समय पर कुछ हो तो होना चाहिए. For example, when I talk to Rohit, we land up in argument. हाँ, तो I got rid of him. I did कौन not. बात करे, पंगे हो जाते हैं, मत बात करो. हाँ, तो that habit is Obviously, being furthering his nurtured. own, obviously. The day I meet him, there would be a और huge ये सब argument. घरों में बहुत सारे इस तरह के बड़े बूढ़े होते हैं जो समझदारी के नाम पर पैसिफिकेशन को नॉर्म बना देते हैं. Confront मत करो. समझ रहे हैं ना? पैसिफिकेशन कि ठीक है यार, उससे देखो क्यों बोलते हो, बुरा तो मानता ही है, तो उससे ये सब बातें करो ही मत. तुम अपनी जिंदगी जियो, उसको उसकी जिंदगी जीने दो. और वो सोचते हैं उन्होंने आपको बड़ी समझदारी की बात बता दी. तुष्टीकरण उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा मंत्र है कि देखो तुम्हें पता है ना, ये बातें करोगे तो भड़क जाते हैं, तो उनसे सब बातें क्यों करते हो? और वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ी ये होशियारी की बात करी है. कहते देखो हम बड़े बूढ़े हैं, हम बता रहे हैं इसीलिए. ये बहुत महा बेवकूफ़ी की बात है. बस ये है कि चूंकि बड़े सीरियस चेहरे के साथ बोली जा रही है तो पता नहीं चल रहा. उस चेहरे में आप देखिए कि एक जोकर बोल रहा है जो जिंदगी को कुछ नहीं जानता और एक कतई बेवकूफ़ी की बात कर रहा है. फिर इससे पता है क्या निकलती है? इससे गहरी धूर्तता निकलती है, हिपोक्रेसी निकलती है कि तुम उस कमरे में कुछ और रहो, उनके सामने जाकर के व्हाई डू यू नीड टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स. पापा के सामने मत पिया करो, पीछे पी लिया करो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक. तुमको नहीं करनी है ना पूजा वूजा, तुम भगवान में यकीन नहीं करते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. दादी प्रसाद देती हैं, ले लिया करो, तब ले लिया करो. उनको बोलने की क्या जरूरत है जब वो लेके आती हैं कि मुझे नहीं प्रसाद लेना, मैं भगवान को नहीं मानता. तुम्हें क्या जरूरत है? अरे यार ठीक है, 2 मिनट के लिए अगर तुमने सर झुका दिया तो क्या हो गया तुम्हारा? तुम बताओ ना. और आपके सामने कोई उत्तर नहीं होगा, आप कहोगे बात बिल्कुल ठीक है. 2 मिनट के लिए दादी प्रसाद लेके आई, वो दिया लेकर के आई है, वो आरती, उसमें मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और मैंने चिल्लम चिल्ली करना. हाँ, तो क्या चिल्लम चिल्ली? आई एम जस्ट अवॉइडिंग अननेसेसरी हैसल. आप नहीं समझ रहे हो कि इस वक्त पे आपने अधार्मिक काम कर दिया. इस वक्त पे आपका धर्म था कि आप कहोगे दादी जरा बैठ जाओ, जल्दी में नहीं हो तो थोड़ा बैठना. वो आगे से प्रसाद देंगे नहीं. बस. तो उससे आपकी जिंदगी में भी सुकून आएगा और दादी को भी थोड़ी घबराहट तो होगी, थोड़ा सोचने में विवश होंगी कि मैं कुछ गलत कर रही हूं क्या.
अभी आप सब लोग दादी की आरती ले लेके दादी को इस भ्रम में रखे हो कि वो जो कर रही हैं वो ठीक ही तो है ना, देखो ना, वरना कोई तो कोई टोकता, कोई भी नहीं टोकता मुझे, इसका मतलब जो कर रही हो ठीक ही है। आप दादी के दुश्मन हुए कि नहीं? तो पर आप लगे हो इन्हीं कामों पे। आप कहते हो हम माँ बाप को कष्ट नहीं देना चाहते, हम इसीलिए उनकी धारणाएं नहीं तोड़ते। जो धारणाएं तोड़ेगा माँ बाप की वही उनका असली सपूत है। तुम दुश्मन हो अगर तुम उनकी धारणाएं नहीं तोड़ सकते। तुम बेसिकली कह रहे हो कि जहर पीते हो, पिए जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए। तुम जहर पी रहे हो, मर रहे हो, जिंदगी खराब कर रहे हो, करो, पर इनकन्वीनियंस नहीं आने दूंगा। ऊपर ऊपर से ऐसे लेगा सब ठीक है। कई होते हैं ऐसे हीरो। तुम जाओ अभी वहां पर ऑन्कोलॉजी सेंटर है, फोटो जानते बता रहे, जब बुढ़े आते हैं ना ज्यादा माँ बाप, स्टेज 2 का कैंसर होगा जिसके ट्रीटमेंट की भी 50% प्रोबेबिलिटी है कि बच सकता है अभी, पर यह है कि ट्रीटमेंट में लगेगा कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा। तो उनके बेटे आगे कहते हैं कि ऐसा करो आप, और पूछेंगे पहले कि बचने की संभावना क्या है, तो हम बोलेंगे जी देखिए 30-40% है, 50% है। बोले देखिए एज तो ऐसे ही हो गई इनकी, अभी 80-90 साल के हो गए हैं, क्या है, वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पैसा बहुत लग जाएगा, और इनकी पोती है, पोती मतलब उनकी बेटी, बेटे की बेटी, उसका एडमिशन कराना है मेडिकल में, उसके लिए 15 लाख रुपए देने हैं, डोनेशन ये वो, तो ऐसा करिए पेन किलर वगैरह दे दीजिए। कितना है अभी, कोई अगर इलाज ना हो तो कितने दिन चलेंगे? डॉक्टर बोलेगा 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, पेन किलर दे दीजिए। देखिए वैसे भी अब बचना तो इनको है नहीं। आप ही ने कहा ना कि सिर्फ 20% है, अब डॉक्टर ने बोला 50%, पर ऐसे में हम फैक्ट्स को भी खा जाते हैं। या डॉक्टर ने बोला होगा कि 20 से 40%, तो हम कौन सा पकड़ेंगे एंड? हम 20 वाला एंड पकड़ लेंगे। आप ही ने तो कहना 20% है, 20% मतलब मर ही गया आदमी, अब पैसे क्या खर्च करने हैं? तो ऐसा करो आप पेन किलर दे दो इनको, बुढ़े की 3-4 महीने की जिंदगी है, कष्ट नहीं होना चाहिए। हम वैसे हैं कि ट्रीटमेंट कौन कराए, क्योंकि ट्रीटमेंट महंगा है, तो आप क्या बोलते हो, पेन किलर दे दो। और आप अब बुढ़ा भी बहुत खुश है, और कई बार उसको बताया भी नहीं जाएगा। आप उसको बोल दोगे कुछ नहीं ऐसे ही है, ये लिए रहो लिए रहो लिए रहो, पेन किलर दिए रहो आखिरी दिन तक, आखिरी दिन बेहोश होकर के बेहोशी में ही मर जाएगा। हम वैसे हैं कि पेन किलर दिए रहो, घर जाओ और बिल्कुल बन जाओ वही बच्चा जो मां चाहती है कि मेरा रहे। ये पेन किलर है। आप पता है अंदर अंदर कैंसर है, मौत हो रही है, ठीक है, पैसा कौन खर्च करे? पैसा खर्चो। अगर वास्तव में प्रेम है, नहीं है प्रेम तो फिर तो खत्म ही है। पंगे लो। अगर हम let's say if someone is drinking and I want to stop him, so okay, I'm stopping him, but then I should have the understanding so deep of the relation or of the life that if it goes to the extent, then it will not affect me. You see, what have we spoken about understanding all this evening? Is understanding mine? Is understanding mine? What do you mean by my understanding? कोई पी रहा है, आप उसके सामने खड़े होकर के अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करोगे तो आप वास्तव में क्या कर रहे होगे? आप थिंकिंग कर रहे हो, जिसको आप अभी हमने घंटों बात करी है कि अंडरस्टैंडिंग मेरी नहीं होती। तो व्हाट डू मीन बाय कि आई शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग? आप पता है क्या करोगे? जैसे ही इस क्षण पे आपने एक क्षण का भी विलंब किया, आप विचार के जाल में उलझ जाओगे, और जो कर्म सहजता से होना चाहिए था अब वो होगा नहीं। आप ये जितनी बातें कह रहे हो वो सारी वो हैं जो कर्म को बाधित करेंगी। What do you mean by I should have the understanding? All you mean is that it should be within the domain of my thought. They will have enough force to stop me. They will have enough force to stop you. The moment you start thinking कि इसके बाद जो होगा, आप कह रहे हो ना कि I should have the understanding that now whatever will happen will not be affecting me. How do you know what will happen? First of all, what will happen is unknowable. So how will you speculate whether it will affect you or not? The result is unknowable. How can we speculate about the unknowable? First of all, it is unknowable. And then you are saying, I am also determining whether the unknowable will affect me.
ये क्या है? ये सिर्फ कर्म को रोकने की मन की चाल है कि वो होने ना पाए जो होना चाहता है, जो हो ही जाना चाहिए। और आप देखना, आप जैसे ही इस उधेड़-बुन में लगोगे, उसका बस एक ही नतीजा होगा। क्या नतीजा होगा? डिले। बस डिले। और डिले क्या कर देगा? वो डिले ही नहीं होगा, गया। द मोमेंट इज गॉन, द मोमेंट इज गॉन, यू हैव लॉस्ट द मोमेंट। So that means I think to avoid. Obviously, there is no other use of thinking. सब खेल आइडेंटिटीज का ही है, क्योंकि हमें पता है दाव पे तो हमारी आइडेंटिटीज ही लगी हुई है, वही सब है। आप राक्षी को फैमिली बन जाओगे। मैं बहुत करती थी पहले ऐसे, मम्मी मतलब बहुत रिलीजियस हुआ करती थी, आई यूज्ड टू क्वेश्चन एवरीथिंग दिस दैट, और इतनी डांट पड़ती थी मम्मी से, तू ससुराल जाएगी ऐसा मत करना, ज्यादा मुंह चलाती है, ये मत करना, वो सारे मतलब जो सब होता है। तो शी वाज वेरी वेरी डिसाइड कि अब देखना तो हर चीज पे क्वेश्चन करती रहती है। हमारे इन लॉज भी वही रिलीजियस वगैरह हैं, तो ठीक है, मम्मी की वो बात तो दिमाग पे लेगी, मुंह नहीं चलाना, चुप रहो, जो हो रहा है होता है। क्योंकि आप बोलोगे तो फिर चलो मम्मी ने तो बर्दाश्त कर लिया कि लड़की ऐसी है, सासू तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप मत चलाओ हर जगह मुंह। कोई इतनी एनर्जी, देखिए हमने कहा था ना, इन कामों के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। इतनी एनर्जी इस सीमित शरीर में आमतौर पर होती नहीं है कि आप हर जगह घुस जाओ। पर कम से कम जहाँ पर आपका दावा ये है कि ये मेरे गहरे संबंध हैं, यहाँ मेरा प्रेम है, कम से कम वहाँ पर तो मुंह चलाइए। ठीक है, बाजार में कोई कुछ कर रहा है, बाजार में दो फालतू लोग हैं, वो दूसरों को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, चलिए मत जाइए, मत घुसिए उसमें। ठीक, अपने आप को आप कहाँ कहाँ पे ज़ाया करोगे? तो उस चीज़ को आपने एक बार को छोड़ भी दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको भी आप हमेशा छोड़ सकते हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वहां भी आपको बोलना पड़ेगा, वहां भी आप पाओगे कि अब समय आ गया है कि यहां भी बोलूं। पर चलिए वहां से मत करिए शुरुआत, वहां से तो शुरुआत करिए जहां पे घर ही है, जहां वहां पर तो फर्ज है बोलना। हमारे साथ उल्टा होता है। तुमने देखा होगा कि लोग ऐसे होते हैं घर के बाहर बड़े एक्टिविस्ट होते हैं और घर में घुसते ही वो बिल्कुल घर की माँ और भारत माता। बस 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 बस। हमने एग्जिस्टेंस का टूल बना लिया है ना ये, टू अवॉइड अनदेखा करना। वो अवॉइडेंस का एक ट्रिक वही है ना कि जो लोग कर रहे करने तो आप किसी को नहीं बता सकते। आइडेंटिटी दांव पर है। एग्जैक्टली, वही तो सबसे बड़ा। मैंने अभी क्वेश्चन पूछ लिया था, आई वाज आस्क्ड कि फादर थे तो वैसे ग्रैंडफादर आते नहीं हैं, बट क्योंकि हॉस्पिटलाइज थे और इतने दिनों से हॉस्पिटलाइज थे तो वो भी आ गए वही कि चलो देख आते हैं। नहीं केम इन तो मैं उनके पैर नहीं छुए। अब इस बात पर करीब आधा दिन जम के महाभारत चली कि पता नहीं क्या सीख रहे हो और ये हमारे संस्कार, ये वो पता नहीं, फुल ऑन लेक्चर। द क्वेश्चन वाज ओनली दिस कि तुम्हें छुए क्यों नहीं। मैंने कहा मैं क्यों छू लूं, एंड दिस इज स्टिल लाइक गोइंग ऑन सिंस देन। और फिर वही होता है कि आइडेंटिटी है ना, एक जगह ऑलरेडी इतना पुश हार्ट वाली सिचुएशन है, अब दूसरी जगह रिवोल्ट, और फिर दैट कीप्स ऑन फर्दरिंग। Sometimes it becomes very hard to understand कि वो, I mean, which was like using the pacification mode was better or this revulsion is better. Sometimes this, sometimes that. मैं जिस चीज़ को एक एक्शन सहजता में अगर कह रहा हूँ, ठीक है, मगर वो उसी से रहा है, मेरी ईगो का एक्शन है वो पूरा, मगर मैं उसको कह रहा हूँ कि वो सहजता का एक्शन है। क्या मेरा ये सवाल भी उस एक्शन को अवॉइड करने के लिए है? तो तुम वही पूछ रहे हो कि इमीडिएटली होता है तो एक ईगो भी इमीडिएटली रिएक्ट करती है, पंखा भी इमीडिएटली ही चलता है। इसका कोई बाहरी उत्तर नहीं हो सकता कि जो करा है वो रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है। वो तो आत्मबल से ही पता चलता है। जो काम अहंकार से करोगे उसमें कभी तुम बहुत ज़्यादा बल डाल नहीं पाओगे। एक बात साफ साफ समझो, अगर तुम खुद नहीं जानते तो कोई तुमको जनवा नहीं सकता।
टीचिंग की सारी उम्मीद इसी बात में होती है कि आप नॉलेज को, आप उस अंडरस्टैंडिंग को प्रवोक कर सकते हो। पता तो उसे खुद ही है, आप थोड़ी उसको जनवा पाओगे। सेंसिटिविटी डाली नहीं जा सकती। वो तो अगर वो स्टूडेंट एकदम इस लेवल पर आकर के सवाल करने लगे ना कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कैसे जानूं, तो या तो वो समझ ही नहीं रहा बात को, या वो मक्कारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई होता ही नहीं है जो जानता नहीं। इट्स आवर लाइफ, राइट? हु एल्स विल नो? इट्स आवर रिलेशनशिप्स, हु एल्स विल नो? आवर माइंड, हु एल्स विल नो? वी नो। तो थोड़ा ऊपर ऊपर के जो सवाल हैं वो तो फिर भी वाजिब है, पर अगर कोई बिल्कुल ही मूलभूत प्रश्न कर दे कि मैं कैसे जानूं कि ये ईगो है या लव है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। उसका यही है कि तुम जानते हो, तुम क्या, बाकी तुम्हें हर चीज पता है। तुम टूथपेस्ट खरीदने जाते हो, तुमको पता है कौन सा लेना है, तुम्हें दुनिया के सारे काम पता है। अभी तुमको कोई दो बातें बोल देता है, तुमको पता है कि कब हर्ट होना और कब नहीं होना है, तुम्हें दुनिया की हर चीज पता है। यहां पे तुम पूछते हो मुझे कैसे पता चले वेदर दिस इज दैट और दिस नॉट। इट इज जस्ट दैट यू वांट टू यूज दिस एज एन एक्सक्यूज टू से सी आई डिडंट एक्ट बिकॉज़ आई वाज नॉट क्लियर। मुझे ना पूरी क्लैरिटी नहीं थी कि ये ईगो है या लव है, तो इसलिए मैंने एक्शन नहीं लिया। कंफ्यूजन टू कैन बिकम अ टूल ऑफ द ईगो। यू जस्ट से आई एम कंफ्यूज्ड, आई नीड टाइम। ये सुना है ना, आई नीड टू मेक अप माई माइंड, आई नीड टाइम। क्या मेक अप माई माइंड? वो एक ट्वीट है, बड़ी मजेदार है कि यू हैव नॉट, अ सेंटेंस इज नॉट अंडरस्टूड इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड बिफोर इट इज कंप्लीट। सेंटेंस इज नॉट अंडरस्टूड इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड बिफोर इट इज कंप्लीट। यहां टाइम लग रहा है, वहां पे क्या है? वहां पे तो थॉट घुसाया बीच में, खट हो गया, डन। Thought can also lead to understanding, जैसे अभी हमने ये वीडियो भी देखा ही था ना। When there is nothing else, when there is nothing else, when it is a last recourse, आप फंसी गए हो थॉट में, तब है कि अब चलिए, अब प्रार्थना करिए कि विचार ऐसा रहे जो अस्तोमा सदगमय वाला हो। Because we तो live in thoughts ना, There is actually no need. There is no need. There is no need. There is no need. There is right now no thought. And this always works. When you are talking intensely to someone and he keeps asserting कि thought, ask him, are you thinking right now? I'm very fond of doing this. वो है ना, ईगो के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने स्पॉन्टेनिटी अगर होगी, जैसा कह रहा ना, खट होना चाहिए उसी मोमेंट में, अगर वो होगी तो फिर वो परवाह नहीं करेगी कि कौन है सामने। वो ना परवाह करेगी ना बेपरवाह होगी, ना बेपरवाह, वो बस होगी, क्योंकि परवाह भी एक विचार है। पर स्पॉन्टेनिटी कभी-कभी वृत्ति से भी तो आ सकती है ना, जो डीप। वही तो पूछ रहा है, अभी तो पूछा था कि कैसे पता करोगे, रिएक्शन तो नहीं है कहीं। क्योंकि वृत्ति का भी कभी-कभी हमें खुद से कॉन्शियसली नहीं पता होता है। वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, जब वो वृत्ति काम करती है ना, तो कहीं ना कहीं आप में मजबूरी का भाव आएगा। अब उदाहरण के लिए कोई आपको गुदगुदी करे, आपको हंसी छूट जाए, कई लोग होते हैं बड़े भी हो जाते हैं, तो भी आपको हंसी तो आ रही होती है, आपने देखा होगा, पर फिर भी आप मजबूर अनुभव कर रहे होते हो। या कल्पना ही कर लो, कोई मान लो 40 साल का आदमी है, पर उसको अभी भी पेट में टिकल करो और उसको हा हा करने लग जाता है। वो हंस भी रहा होगा और साथ ही मजबूर भी अनुभव कर रहा होगा कि यार क्या हालत है मेरी कि अभी भी कोई टिकल करता है और मैं हा हा करने लगता हूँ। तो कोई खुशी हो रही है, नहीं समझ रहे हो? ये एक मैकेनिकल रिएक्शन है ना, ये वृत्ति है, ये भी स्पॉन्टेनियस ही है। पेट पे हाथ लगाने की, मुंह खोला नहीं, ये भी तो स्पॉन्टेनियस है। पर यहां मजबूरी का भाव आ जाएगा। हंस भी रहे हो लेकिन मजबूरी, दिमाग जान जाएगा कि मैं मजबूर हूं। वो जो सहजता होती है उसमें मजबूरी का भाव नहीं रहता, उसमें एक आत्मबल होता है। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, वो तो अनुभव की बात है, अब क्या बोलूं इससे ज्यादा। That will be for no winning, for no losing. That will not include winning or losing at all. And that has a great power. Understand this. That has Because a- you're not putting in power. Yes. And because you don't really want much, and you know that this is it. उस श्योरनेस का कोई एक चीज होती है श्योरनेस और एक होती है एडमेंसी।
मैं एडमेंट हूं, और ये दोनों बड़े विपरीत हैं। श्योरनेस इज योर नेचर एंड एडमेंसी इज अ डिजीज। देखने में एक जैसे लगता है। देखने में एक जैसे लगते हैं, पर आप जिस चीज के बारे में, उनका अंतर क्या है? आप जिस चीज के बारे में आज एडमेंट हो, कल उसकी हवा निकल जानी है, और आप जिस बारे में श्योर हो उस बारे में आप दावा भी नहीं करोगे। आप श्योर हो तो उसकी हवा निकलेगी कहां से? आप जब एडमेंट होते हो तो आपको असर्ट करना पड़ता है अपने आप को। वो असर्शन ही दिखाता है कि आप डरे हुए हो, आपको पता है कि ये बात जो है बहुत मजबूत है नहीं, इसीलिए आपको अपने आप को असर्ट करना पड़ रहा है। जहां पूरे श्योर होते हो आप असर्ट भी नहीं करते, वहां कहते ठीक है। अब आप बहस में हो, उदाहरण के लिए क्लासरूम में हो, कोई स्टूडेंट कुछ कह रहा है, अगर उसकी बात आपको एक्साइट कर दे रही है, उत्तेजित कर दे रही है, तो उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं डर गए हो कि यार हार ना जाऊं, हु विल विन द आर्ग्यूमेंट। और जो श्योरनेस होती है वो कहती है दिस आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी लॉस्ट, इवन इफ इट अपीयर्स टू बी लॉस्ट इट कैन नेवर बी लॉस्ट। इवन इफ आई क्विट, हाँ, इवन इफ आई क्विट दिस आर्ग्यूमेंट कैन नेवर बी लॉस्ट। तो मेरे करने को क्या है? ठीक है भाई, तू सिद्ध भी कर लेगा अपनी बात, तो भी तू जीत नहीं सकता। अंतर समझ रहे हो ना? जिद में और श्रद्धा में यही अंतर है। जिद घबराएगी, परेशान हो जाएगी, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो टूट भी जाएगी। और श्रद्धा को तुम तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं, उसको क्या तोड़ोगे तुम? कुछ नहीं है। इट इज नॉट असर्टिंग एनीथिंग, सो यू कैन नॉट ब्रेक इट। इट विल बी प्रिपेयर टू लूज ऑल्सो, इट विल लूज एंड स्टिल विन। कोई चीज क्लेम नहीं कर रही है। कुछ क्लेम नहीं है ना, खास कुछ सिद्ध करने के लिए विशेष है नहीं। और वो सारे रास्ते ले लेगी, वो बहते, हाँ, वो सारे रास्ते ले लेगी। वो ऐसे बहते पानी की तरह ऐसे भी चल लेगी, ऐसे भी चल लेगी।